मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो फिकी के FICCI के अभी प्रेसिडेंट है, श्री उदय शंकर जी। उदय शंकर जी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। उदय जी, बहुत बहुत स्वागत है बात करने के लिए ABP न्यूज़ से। थैंक यू सो मच। बहुत दिनों के बाद इस तरह से तारुफ आपसे हो रहा है, टीवी के ज़रिए, कैमरों के ज़रिए। पहला रिएक्शन हमने आपका कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, आपने उसमें वेलकम किया, आपने कहा कि ये फिनोमिनल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कैसे इस बजट से जो आम व्यक्ति है, जो कोविड में परेशान हुआ, जिसकी नौकरियां चली गईं, जो माइग्रेट कर रहा था, उसको फायदा मिल रहा होगा। धन्यवाद सुमित, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। ये बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ के मुझे इस चर्चा में। जो आपका सवाल है उसमें देखिए, सबसे पहली बात है कि आम आदमी के लिए क्या है, और इस पर मैंने सुना है कि पिछले 24 घंटों में थोड़ी बातचीत हुई है। मुझे लगता है कि सवाल को थोड़ा समझ लेना चाहिए। सबसे खास बात यह है कि ये कोविड का असर आम आदमी पे क्या पड़ा था और क्यों पड़ा था। एक तो जो सोशल स्केयर था और लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंता थी, इन्फेक्शन का डर था, वो एक अलग डर था। और दूसरे, उससे बचाने के लिए जो लॉकडाउन करना पड़ा सरकार को और लोग अपने घरों में बैठ गए, उसकी वजह से एक ज़बरदस्त धक्का लगा पूरे उद्योग और एंटरप्राइज और बिजनेस को। और जाहिर है ज़्यादातर कंपनियां बंद हो गई। एकाएक जो हालत थी उनको छंटनी करनी पड़ी लोगों की। जो छोटे छोटे उद्योग धंधे जो उन कंपनियों पर डिपेंड करते थे, तो चाहे वो छोटा एंटरप्रेन्योर हो या बड़ा कॉर्पोरेट हो, सब पे बहुत असर पड़ा। जो जितना छोटा था, मुझे लगता है उस पर उतना ही ज़्यादा असर पड़ा। और उसकी वजह से एक बड़े लोगों की आमदनी पे असर पड़ा। करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, चाहे वो डेली वेज वर्कर्स हों, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हों। और इन सब को अगर आपको वापस लाना है, इन सब को रोजगार देने हैं, इन सब के बिजनेस को रिवाइव करना है, तो उसका एक ही तरीका हो सकता है कि देश की अर्थव्यवस्था और देश की जो औद्योगिक रिवाइवल की बात हम कर रहे हैं, उसको तेजी से बढ़ाया जाए। उसके बगैर और कोई जादू की छड़ी है नहीं। चाहे हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और अपनी राजनीति की वजह से हम चाहे जो कुछ भी कह लें, उन लोगों को वापस मेन स्ट्रीम में लाके उनकी जिंदगी फिर से खुशहाल करने का एक ही तरीका है कि देश में विकास की दर को बढ़ाया जाए। और वो विकास एक ही चीज करनी चाहिए। उसमें जरूरत ऐसी है कि लोगों के रोजगार बढ़ाने के कितने अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर सकते हैं, उस पर खास ध्यान दिया जाए। और मुझे लगता है कि उस दिशा में ये सरकार का सबसे बड़ा सराहनीय कार्यक्रम है इस बजट के जरिए। कि और जो हम आमतौर पे उसको हम समझते नहीं है कि अगर जिस तरह से सरकार ने इतना ज़बरदस्त कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की कल बात की वित्त मंत्री ने, और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आएगा, तो जैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो उसके लिए, उसको इन्वेस्ट करने के लिए, और उसके बाद जो ग्रोथ होता है उसका सबसे बड़ा फायदा होता है जो वेज सीकर्स है, क्योंकि नए लोगों को रोजगार मिलते हैं। और उसका जो डाउनस्ट्रीम इफेक्ट होता है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप क्रिटिकल सेक्टर्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के सेक्टर हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उनका एक इंजन वाला इफेक्ट होता है। वो आगे आगे चल के रास्ता खोलते हैं और पीछे से दूसरी इंडस्ट्री उनके साए में पनपती है। और इन सारी इंडस्ट्री जिसको भी रिवाइव करना है, जिसको भी ग्रो करना है, जिसको भी कैपेसिटी एक्सपैंड करनी है, उन सबको लोगों को रोजगार देने होंगे, उन सबको नए वेंडर्स लाने होंगे, उन सबको नए सप्लायर्स लाने होंगे। तो और इसी तरह से आप इकोनॉमी का विकास कर सकते हैं, और इसी तरह से आप लोगों की जिंदगी जो जिसपे इतना जबरदस्त धक्का लगा था, उसको आप वापस पटरी पे ला सकते हैं। बिल्कुल। और तो मुझे लगता है सरकार ने बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश की है। लेकिन इकोनॉमी को रिवाइव करने के पीछे सरकार की ये बड़ी साफ सोच है कि इसमें लोगों की जिंदगी वापस पटरी पे आए। बिल्कुल। और इसीलिए हम लोग इस बजट को कल से अब तक बोल भी रहे हैं कि स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत, उस मिशन को ये बजट आगे बढ़ा रहा है। अगर हम स्वस्थ भी रहेंगे, वैक्सीन की जो बात की जा रही थी कि इस बजट से इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को एक वैक्सीन देने की कोशिश करेंगी, कुछ हद तक कामयाब होती दिखाई भी दे रही है वित्त मंत्री इसमें। मेरा सवाल आपसे यही है उदय जी, आगे बढ़ते हुए जो मैं जानना चाहूँगा, हमने देखा विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार जो अपने सफल उपक्रम है उनको डाइवेस्ट कर रहा है, उनको बेचने की बातें कर रहा है, उसमें IPO लाने की बात कर रहा है, चाहे LIC की बात हो, चाहे बैंकिंग की बात हो। मैं ये जानना चाहूँगा, क्या ये फॉर्मूला
ओल्ड एज स्कूल का नहीं है कि घर की चीज़ों को गिरवी रख दो घर का पेट भरने के लिए, कोई नया आइडिया की कमी, ये भी हमने बात सुनी। एक किसी क्रिटिक ने कहा कि सरकार के पास आइडियाज़ नहीं है इकोनॉमी को रिवाइव करने के। आप कैसे देखते हैं? देखिए, दो तीन चीज़ें। पहले तो मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि विपक्ष क्या कह रहा है, वो राजनीति की बात है और उसके लिए सुमित आप सक्षम है उस पर टिप्पणी करने के लिए, वो मेरा वो दायरा नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़, जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन की बात और डिसइन्वेस्टमेंट की बात है, दो तीन चीज़ें मैं यहाँ कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप पिछले 20 साल में देख लें, एक भी सरकार का एक भी बजट ऐसा नहीं है जिसमें कहा गया कि हम प्राइवेटाइज नहीं करें जी। हर सरकार के एजेंडा पे और हर वित्त मंत्री के एजेंडा पे था कि हम प्राइवेटाइज करेंगे। और जो अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है तो वो उन सरकारों की, उन गवर्नमेंट्स की फेलियर का नतीजा है। वो इसलिए नहीं हुआ है कि वो उसमें वो करना नहीं चाहते। अगर आप कोई भी बजट देखें, हमेशा सरकार के कुछ कम कुछ ज्यादा, लेकिन हमेशा हर साल प्राइवेटाइजेशन सरकार के एजेंडा पे रहा। पहली बार ऐसा हुआ है कि वित्त मंत्री ने अपने कल के बजट में दो तीन खास चीजें कही। एक तो सबसे बड़ी साफ सोच है, एक मैकेनिज्म है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि हम प्राइवेटाइजेशन को अचीव करेंगे। दूसरी बड़ी बात जो इसमें ये है कि उन्होंने कहा है कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एक इंश्योरेंस कंपनी को हम प्राइवेटाइज करेंगे। अब आप ये बताएं कि इस देश में 1.5 दर्जन पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं सरकार के पास। अगर 2 बैंक्स प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो उससे इस देश के लोगों की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सरकार के पास पैसे आएंगे। सरकार ने एक बहुत अग्रेसिव एजेंडा अपने सामने रखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, सोशल बजट को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हेल्थ केयर और एजुकेशन और अर्बन ट्रांसपोर्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग। इन सब चीज़ों पे सरकार अगर इनके पीछे रिसोर्सेज डालना चाह रही तो कहीं से तो रिसोर्सेज आएंगे। और ये आइडियाज़ की कमी नहीं है, ये कन्विक्शन की वजह से हुआ है।